किरदार होता है हमारे सोसाइटी को रिफ़्लेक्ट करने के लिए और बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए फ़नकारों का हमारे ज़िंदगी में बड़ा किरदार होता है। आज इसी फील्ड से हमारे साथ दो अदाकार मौजूद हैं जिनका एक्टिंग की दुनिया में बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा है और वो दोनों ख़ुद बहुत बड़े नाम हैं। ऐनक वाला जिन प्ले हम सब कहाँ भूल सकते हैं और कैसे भूल सकते हैं, और उसमें एक बच्चे का कैरेक्टर इमरान के नाम से था। अजलाल बुखारी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और गयूर अख्तर साहब एक्टिंग का बहुत बड़ा नाम गुजरे हैं, उनके साहबजादे हमज़ा गयूर अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आज इनसे हम मज़े की बातें करते हैं, एक्टिंग के हवाले से बहुत कुछ पूछते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अजलाल भाई बताइए कि आपने इतने सारे प्लेस किए, ऐनक वाला जिन बहुत हिट गया और उसके बाद फिर आप गायब हो गए, किधर चले गए थे? नहीं, वैसे मैं ऐनक वाले जिन के बाद गायब नहीं हुआ, उसके अच्छा। उसके ख़त्म होने के कोई 4-5 साल के बाद गायब हुआ था जी। ऐनक वाला जिन 96 में ख़त्म हुआ था और मैं तकरीबन 2000 तक एक्टिंग करता रहा हूँ। 2000 में मैं इंग्लैंड चला गया। अच्छा। और उसके बाद ऑन एंड ऑफ आता रहा पाकिस्तान। लेकिन ये है कि अब प्लान यही है कि परमानेंटली पाकिस्तान में दोबारा सेटल डाउन हो सही। और इस फील्ड को दोबारा से ज्वाइन करें। अच्छा, तो हमने वो जो बच्चा देखा था वो तो बड़ा मुख्तलिफ होता था। वो बहुत मुख्तलिफ होता था। वो बच्चा बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। अच्छा, सही। तो हमजा साहब, आपको कल बहुत बुखार था, कैसा फील कर रहे हैं अब आप? जी बस आपकी दुआएं थी और साथ में जलाल भाई की दुआएं थी और साथ में काम सर पे खासा चढ़ा हुआ था, तो वो काम के बुखार ने दूसरे बुखार को उतार दिया था, तो आज आ गया मैं इधर। आज आपको चीज़ें समझने में खासी दिक्कत हो रही है? खासी दिक्कत हो रही है अभी भी। वो ऐसे लग रहा है जैसे मैं एक पेंटियम 3 कंप्यूटर हूँ और थोड़ा सा प्रोसेसिंग जो है वो मेरी स्लो हुई हुई है। सही। तो और साथ मेरे i7 बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा आप लग रहे हो। अच्छा, ये बताइए कि आपके वालिद साहब बहुत बड़ा नाम गयूर अख्तर साहब, तो आपने कब सोचा आप बाय चॉइस एक्टर बने या फिर उनकी तरफ से कोई फोर्स किया गया था? नहीं, अब्बा जी ने कभी ये नहीं कहा था कि अदाकारी ज्वाइन करनी है आपने या मैं तुम्हें अदाकार बनता देखना चाहता हूँ। और अब्बा जी के साथ मेरे 2-3 ऐसे वाक़यात भी हैं कि जहाँ पर जाहिर सी बात है उनके साथ ही होता था, तो एज अ चाइल्ड स्टार मुझे कहा गया परफॉर्म करने के लिए। तो अब्बा जी का जिस तरह का मेरे साथ उनका मिजाज था, हम बाप बेटे के रिश्ते से अलहदा हम अच्छे दोस्त थे। अच्छा। ठीक है। अब उन्होंने उधर फिर कह देना, राइटर जो होते थे या डायरेक्टर जो होते थे कि आप इनसे पूछ लें, तो वो मैंने वहाँ पे अपने, चूँकि लाडला था मैं, तो वो एक बचगानापन भी होता है बच्चे में, तो मैंने अपने बचगाना अंदाज में वहाँ पे कह देना कि नहीं जी मैंने क्या करना है एक्टिंग करके। तो अब्बा जी के इंतकाल के बाद महसूस हुआ कि हाँ मैं अदाकारी कर सकता हूँ। उससे पहले कभी ना सोचा था कि कर सकता हूँ, ना कभी महसूस हुआ था कि कर लूँगा। ठीक है, एक बड़ा मुश्किल सा काम लगता था। ठीक है, और सीधी सी बात है ऑर्डिनरी भी बहुत लगता था, क्योंकि मेरे घर में एक इतना बड़ा अदाकार, मेरे ताया जी अदाकार थे। ठीक है, और सारे अदाकारों में मैंने सारा बचपन, यानी मेरा बचपन रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न में गुजरा सारा। ठीक है, तो वो उस लिहाज से कभी इस चीज़ को महसूस ही नहीं किया था कि ये भी कोई काम है। उसामा आपसे पहले आ चुके थे एक्टिंग? जी, उसामा पहले आ चुके थे, लेकिन उसामा ने भी अब्बा जी के नहीं, उन्होंने अब्बा जी के इंतकाल से पहले काम शुरू किया था। तो मैंने फिर बाद में फ़ील किया कि हाँ मैं अदाकारी कर सकता हूँ, फिर मूड भी बन गया, काम भी आने लग गया, और जहाँ जहाँ काम किया वहाँ अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी दी। माशाल्लाह। तो अजलाल भाई, आपके वालिद साहब आसिम बुखारी साहब बहुत बड़ा एक्टिंग का नाम, बिल्कुल। तो आपने कब रियलाइज़ किया कि जी मैं भी एक चाइल्ड स्टार बनने जा रहा हूँ? चाइल्ड स्टार मेरा जो सबसे पहला प्ले था वो मैं तब तकरीबन 7 साल का था। तो एज अ चाइल्ड स्टार मैंने एक ड्रामा सीरीज़ आती थी पंजाबी की, आज दी कहानी के नाम से, तो उसमें कैरेक्टर किया था। और मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग वो उस टाइम पे इसलिए था कि पंजाबी ऐसा उस टाइम पे बोलते नहीं थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह के जैसे जैसे ग्रो किए हैं, और बल्कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मैंने 18 साल पाकिस्तान में रह के इतनी पंजाबी नहीं सीखी जितने मैंने यूके में रह के पंजाबी सीखी है। अच्छा। तो वहाँ पे ज़्यादा अपने जो कह लें क्रॉस द बॉर्डर पंजाबी हैं उनकी भी तादाद ज़्यादा है, और अपने भी जो लोग हैं वो ऐसे गए हुए हैं जो मतलब साइड एरिया से होते हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेशन मेरी ज़्यादा यहाँ इंग्लिश होती थी या पंजाबी होती थी। तो मेरी जो पंजाबी पॉलिश हुई है वो उधर जाके हुई है, तो इसलिए वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर था फर्स्ट टाइम।
किया था और 7 साल की एज थी। तो लेकिन ये है कि उसमें और मेन टाइटल कैरेक्टर था तो वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। फिर उसके बाद 1990 में एक सीरीज़ चलती थी प्लेटफॉर्म के नाम से, जो कि ये पार्टीशन के ऊपर स्टोरीज़ थी उसके अंदर। तो उसमें भी एक सीरीज़ में टाइटल कैरेक्टर किया उस बच्चे का, जो एक बच्चा अकेला रह जाता है जिसकी पूरी फैमिली पार्टीशन के दौरान शहीद कर दी जाती है और वो अकेला ट्रेन में जो है वो लाहौर पहुंचता है। तो एक वो कैरेक्टर था, वो काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद 93 में ऐनक वाला जिन का इत्तेफाक हुआ और बस ऐनक वाले जिन के बाद फिर अल्लाह ने काफ़ी इज़्ज़त दी और अब 25 सोचा था कि ऐनक वाला जिन इतना हिट जाएगा, मतलब कि अभी तक लोगों को याद है, इतना अरसा हो गया। ऐनक वाला जिन अब एग्जैक्टली जी ये इस पिछले मार्च में 25 साल हो गए हैं इसको ख़त्म स्टार्ट हुए हुए, मतलब मार्च 93 में स्टार्ट हुआ था और मार्च 96 में ख़त्म हुआ था। तो बेसिकली उसको 25 ईयर्स, मतलब 25th एनिवर्सरी उसकी गुजर चुकी है ऐनक वाला जिन की। तो मैं इससे अभी यही बात कर रहा था, मैंने कहा तो पैदा भी ऐनक वाला जिन ख़त्म हुआ था उसके बाद ये पैदा हुआ था। तो इसके वालिद साहब के साथ गयूर अख्तर साहब के साथ भी बड़ा अच्छा रहा, उनका भी बड़ा मेजर कैरेक्टर था ऐनक वाले जिन में और बहुत फेमस कैरेक्टर थे, एक वन ऑफ द मेन विलन्स थे वो ऐनक वाले जिन में, और कोई 3-4 दफ़ा वो मुझे उठा के भी ले जाते हैं। तो खासी नोक झोंक चलती रही उनकी। हाँ जी, और वो सामरी जादूगर का कैरेक्टर था और वो बड़ा एक उनका बड़ा मशहूर हुआ था, जो बिल बतौड़ी के साथ एक सीक्वेंस था, वो बड़ा लाइन बहुत फेमस हुई थी कि वो बिल बतौड़ी नासा चौड़ी अद्दी मिठी अद्दी कौड़ी आई एम सॉरी। तो वो एक उनकी लाइन थी। वो बच्चे को अभी तक भी याद है, डेफिनेटली याद है। तो वो काफ़ी एक अच्छा टाइम था डेफिनेटली। तो एक बच्चा जो अभी स्टार बन रहा होता है, चाइल्ड स्टार इतनी कम उम्र में बन जाता है, तो वो क्या महसूस करता था, क्या सोचता था, लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्शन होती थी? इंटरेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह कभी मतलब इस चीज़ का गरूर अभी तक भी नहीं आया, पहले भी नहीं, उस टाइम पे जब पीक पे थे तब भी नहीं आया। और वो ये उसका एक बड़ा रीज़न ये था कि वो अब्बू से सीखने को मिला, क्योंकि वो भी माशाल्लाह इतने उस पर अपने पीक पे अभी तक माशाल्लाह उनको अल्हम्दुलिल्लाह 55 ईयर्स ही इज़ बीन ऑन स्क्रीन। तो उनका अभी भी जो एटीट्यूड है वो इसी तरह ही है कि वो काफ़ी डाउन टू अर्थ है। तो ये एक चीज़ कह लें कि उनसे विरसे में मिली है। तो अभी भी मतलब उस चीज़ को कभी भी अपने ऊपर सवार नहीं किया कि हम कोई जी लोग हमें जानते हैं तो हम कोई बहुत बड़े लोग हो गए। इज़्ज़त जो है वो अल्लाह देता है, अल्लाह ले भी सकता है वापस। तो क्या महसूस करते हैं जलाल भाई, तब के प्लेज में और अब के प्लेज में क्या फ़र्क महसूस करते हैं क्वालिटी वाइज? क्वालिटी अगर आप प्रोडक्शन क्वालिटीज़ देखते हैं तो वो काफ़ी इंक्रीज़ कर गई हैं। वो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से इंक्रीज़ किया है तो प्रोडक्शन क्वालिटीज़ बहुत इंक्रीज़ कर गई हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि एक टाइम में स्टूडियो इतना बड़ा होता था जिसके अंदर बैठ के आप प्रोग्राम करते थे, अभी इतना सा स्टूडियो और इसके अंदर हम वही काम कर रहे हैं जो वो पहले इतने बड़े स्टूडियो में होता था। तो टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली इंक्रीज़ कर गई है, लेकिन स्टोरीज़ और स्क्रिप्ट्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह से एक टाइम में 90s में, अर्ली 2000s में, बल्कि 80s में भी आप कहें कि जिस तरह की स्टोरीज़ आती थी उस तरह के राइटर्स ही अब अनफॉर्चुनेटली दुनिया में नहीं रहे। तो इसकी वजह ये है कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ये हो सकती है इसकी वजह? क्वांटिटी डेफिनेटली क्वांटिटी भी इसकी वजह है, और फिर उसमें अनफॉर्चुनेटली जो हम लोगों का एक होता है कि एक चीज़ चल पड़ी है ना तो उसी टॉपिक के ऊपर फिर सारों ने उसी टॉपिक पे काम करना है। जब तक वो टॉपिक पिट नहीं जाता ना तब तक वो सारे उसी के ऊपर ही प्रोग्राम्स होते रहेंगे, अनलेस के बीच में से कोई एक अच्छी चीज़ आएगी। और जो अच्छी चीज़ होती है, अच्छी स्टोरी होती है, अच्छी एक्टिंग होती है, वो ऑटोमेटिकली हिट होती है। वो लोगों को नज़र आ जाती है कि ये अच्छा काम है, ये इसीलिए हिट हुआ है। तो हमजा साहब आप बताइए कि एक एक्टर बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है किसी इंसान में? क्या ज़रूरी होता है? अच्छा, एक्टर बनने का सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा होता है। आपकी जो एक्टिंग है ना ये अल्लाह ताला ही आपको अता करती हैं, जो फ़न आपके पास होता है। और दूसरा फिर ये है कि अगर आपने कुछ महसूस किया है कि ये काम आप कर सकते हैं तो फिर हर काम में मेहनत आपको करनी पड़ती है और अपने आप को, अपने स्किल्स को पॉलिश करना पड़ता है। सिर्फ आप वन एंड ऑल ये नहीं हो जाते कि आप अगर 10 लोगों में बोल लेते हैं कि हाँ मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मैं बोल लेता हूँ, तो आप एक्टर हो जाएंगे। ठीक है, आपको डायरेक्टर से सीखना भी पड़ेगा, आपको अपने सीनियर अदाकारों से भी सीखना पड़ेगा, आपको लोगों का काम भी देखकर सीखना पड़ेगा। फिर ऑब्जर्वेशन, एक्टर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है ऑब्जर्वेशन।
ठीक है। चूँकि हम जितने भी एक्टर हैं, हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, हम करेक्टराइजेशन इस्तेमाल करते हैं। हम करेक्टर जब कर रहे होते हैं तो हम अपना करेक्टर बनाते हैं लोगों को देखकर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी किस्म का करेक्टर अदा करना है तो मेरे डायरेक्टर ने जब मेरे से डिमांड की है, तब 6-7 लोग जिन्हें मैंने मुख्तलिफ औकात में ऑब्ज़र्व किया होगा वो मेरे जहन में आ जाएंगे। तो उन्हें ऑब्ज़र्व किया होगा, उनको मैं इकट्ठा कर दूंगा, वो मेरा एक करेक्टर तैयार हो जाएगा। तो मेरे लिहाज से सबसे पहली जो चीज़ आती है, कॉन्फिडेंस होना तो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आज का नौजवान तो कहता है कि मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ तो मैं बड़ा अच्छा एक्टर बन सकता हूँ। नहीं, वो एक्टिंग से ज़्यादा फिर शो पीस होते हैं वो। देखिए, मॉडलिंग और एक्टिंग में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो वो ब्रांड कॉन्शियस वाले मेरे ख्याल से मॉडलिंग के ज़ुमरे में आ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक्टिंग और मॉडलिंग दोनों बहुत अलग अलग जगहों की चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंस मॉडलिंग में भी चाहिए होता है, एक्टिंग में भी चाहिए होता है, ठीक है। वो जैसे थिएटर की अदाकारी और है, फिल्म की अदाकारी और है, रेडियो की अदाकारी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे। तो अजलाल भाई, आप क्या समझते हैं कि रेडियो का कितना किरदार है, स्पेशली रेडियो पाकिस्तान का, एक्टिंग की फील्ड में, या फिर एक अच्छा एक्टर बनने के लिए आपको वॉइस पिच जो है वो कितनी ज़रूरी होती है? वॉइस पिच डेफिनेटली एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी एक्टर के लिए, एक्टिंग के लिए। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है, मैंने आई थिंक आई हैव डन अबाउट 25 के करीब रेडियो प्लेज़ में एज एन एक्टर मैंने अपनी आवाज़ दी है। तो एक बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस है। जैसे आप बात करें ना कि एक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए, एक्टर बनने के लिए जो है वो रेडियो और थिएटर 2 ऐसे मीडियम हैं जो आपको बहुत अच्छा एक्टर बना सकते हैं। अगर आप इस पे सक्सेसफुल हैं, फिर आप कहीं पे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो रेडियो पे क्योंकि अब ये होता है, थिएटर में भी आप लाइव कर रहे हैं, सारा कुछ सामने है, जो आपने करना है वो वहीं पे देर एंड देन है, उसके बाद कोई सेकंड चांस नहीं है। रेडियो के ऊपर ये है कि रेडियो पे ऑल्दो के रीटेक्स की ऑप्शन होती है, लेकिन रेडियो के ऊपर आपने अपनी आवाज़ से सारा सिनारियो समझाना है कि क्या रहा है। तो वो आपकी आवाज़ के अंदर इतनी वेरिएशन, आपकी आवाज़ के अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने लिसनर को बता सकें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके साथ हो क्या रहा है। तो वो सिर्फ आपकी आवाज़ ही कर सकती है, और अगर आपके पास उसमें कंट्रोल नहीं होगा तो आप फिर अगर आप उधर फ्लॉप हो गए, फिर आप कहीं भी नहीं चल सकते। हमज़ा, क्या फ्यूचर देखते हैं थिएटर का? लोग समझते हैं कि थिएटर अब बहुत कम देखा जाने लगा है, लेकिन मैं ऑब्ज़र्व ये कर रहा था कि आप अभी जिस थिएटर के साथ काम कर रहे थे, 3 दिन वो हॉल तो बिल्कुल जैम पैक गया। जी। असल में बात पता क्या है कि थिएटर कम देखा जाने लगा, इसकी वजह भी हम लोग ही थे। थिएटर ज़्यादा देखा जाने लगेगा, इसकी वजह भी हम ही बनेंगे। यानी कि जो चीज़ हम ख़राब कर रहे हैं उसे हम ठीक भी कर सकते हैं, और जो ठीक है उसे भी हम ही ख़राब कर रहे हैं। अच्छा। तो ये हर चीज़ का फ्यूचर हमारे ही हाथ में होता है, ठीक है। मसलन कोई अमेरिका से बंदा तो नहीं आएगा पाकिस्तानी थिएटर ठीक करने, ठीक है। या अगर आएगा भी तो वो 3 दिन की वर्कशॉप देगा और उसके बाद चला जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोगों का जो नौजवान बच्चे हैं, जो नौजवान लड़के हैं, ठीक है, लड़के हैं लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियां मैंने इसलिए कहा है मेरे ऊपर कोई केस ना निकल आए, ठीक है। तो ये हम सारों का मिलकर वो बनता है कि हम सारों की ये कोशिश है कि हम मिलकर इसे दोबारा दुरुस्त करने की कोशिश करें, इम्प्रूव करें, इसको दोबारा एक कल्चर लाएं अच्छे थिएटर का, इखलाकी थिएटर का, कि बग़ैर झुकते मारे और बग़ैर कोई फहाश बातें किए हम कॉमेडी कर सकते हैं, हम एक्शन कॉमेडी कर सकते हैं, ठीक है, हम सिचुएशनल कॉमेडी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कॉमेडी ना भी की जाए तो हम ट्रेजिडिक प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्लेस बना सकते हैं जिसका कोई आवाम के जहन पर भी फ़ायदा हो, ठीक है। क्योंकि एंटरटेनमेंट को मेरे लिहाज से अगर आप ग्रूमिंग पर इस्तेमाल करें ना, लोगों को ग्रूम किया जाए एंटरटेनमेंट के ज़रिए, तो वो बहुत जल्दी ग्रूम होंगे। वरना माजी में तो थिएटर हमेशा रिफ्लेक्शन रहा है सोसाइटी की, और सोसाइटी को बेटरमेंट की तरफ ले जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल 100% रहा है, ऐसा ही रहा है। बड़े बड़े नामवर लोग आए, मुझे अभी चूंकि मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो चल रही है, तो वो उसकी वजह से नाम मेरे ज़हन में नहीं। मैं बताता हूँ कि अजोका थिएटर पाकिस्तान है, वो एक पिछले कोई 33-34 सालों से वो कर रहे हैं। मैं भी आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट एज़ वेल। 96 से मैं अजोका थिएटर के साथ एज अ चाइल्ड स्टार उनको भी ज्वाइन किया था। उनकी काफ़ी, अब मैं चाइल्ड स्टार नहीं रहा,
उनकी कई प्रोडक्शंस को मैंने एज एन एक्टर उनमें काम किया, फिर एज असिस्ट किया या प्रोडक्शन इंचार्ज रहा उनके काफ़ी प्रोडक्शंस में, फिर उनके एक फेस्टिवल का कोऑर्डिनेटर भी रहा। तो ये है कि वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर किसी ने अच्छा थिएटर देखना है या सीखना है तो अजोका थिएटर जो है वो एक बहुत अच्छा मीडियम है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और उसके जितने प्लेज होते हैं वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर होते हैं, उनकी जितनी स्टोरीज़ होती हैं वो सारी सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करती हैं। कॉमेडी भी होती है, ह्यूमर भी होता है उसके अंदर। और जिन आर्टिस्ट की जिस तरह ये बात कर रहा था उसमें जो है सलमान शाहिद वो भी एसोसिएटेड रहे हैं अजोका थिएटर से, समिया मुमताज़ हैं वो एसोसिएटेड रही हैं, सवेरा नदीम है, महमूद असलम है। तो ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के जिन्होंने ये थिएटर किया है। अब्बू ने भी, आसिम बुखारी साहब ने भी एज एन एक्टर अजोका के साथ भी उससे पहले भी किया है, लेकिन अजोका के साथ भी वो काफ़ी अरसे से एज एन एक्टर काम कर रहे हैं। थिएटर अजलाल जी 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 मैं वही बताने लगा था। अब अदाकारों के इन्होंने नाम लिए थे तो मुझे आ गई इरफान खुसट साहब, मसूद अख्तर साहब, फिरदौस जमाल साहब और भी बेशुमार अदाकार थे जिनका स्टार्टअप ही थिएटर से था और उन्होंने बहुत अपना लोहा मनवाया थिएटर के अंदर। वो वक्त के साथ साथ फिर थिएटर ने एक और अलग रुत इख्तियार कर ली, तो उसकी वजह से फिर वो मूव आउट हो गए और बहुत सारे लोगों को छोड़कर जाना भी पड़ा। जी 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 बिल्कुल छोड़कर जाना पड़ा। और वो उनकी साइड भी दूसरी होगी, वो फिल्म लाइन और टीवी लाइन की तरफ चले गए, तो वो उसकी वजह से थिएटर थोड़ा हमारा डाउन भी चला गया। सही। अजाल भाई, पुराने एक्टर्स की बात हो रही है, बहुत सारे सीनियर एक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको बाद में या तो इंडस्ट्री ने पूछा नहीं या न जाने क्या हुआ कि उनकी फाइनेंशियल हालात भी उनके बहुत सारे डाउन चले गए हैं या फिर बड़े बुरे हालात में चल रहे हैं वो, तो उनके लिए कुछ किया जा रहा है, इंडस्ट्री क्या सोच रही है? इंडस्ट्री तो आपको पता है जितना कुछ सोचती है, जितना कुछ करती है वो आपके सामने है। गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक कोशिश करती है, लेकिन यह है कि वो हर एक तक नहीं पहुंच पाती है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ कुछ आने वाले जिनके जो आर्टिस्ट थे उनके हालात के बारे में काफ़ी न्यूज़ आती रही। मैंने अपने तौर पे अबाउट 2012 में एक ऑर्गेनाइजेशन सेव माई स्टार के नाम से बनाई, जिसका टारगेट और जिसका एम यही है कि उन आर्टिस्ट की जो आर्टिस्ट अपने आप को जो इस कंडीशन में हैं, जो अपनी मदद नहीं कर सकते हैं, उनकी कुछ हेल्प की जाए। जिसके तहत कुछ मैंने किया, लेकिन अपने तौर पे जितना कर सकता था उतना किया। मेरा एक ख्वाब कह लें, एक ड्रीम कह लें कि एक ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसा पर्पस बिल्ड स्टूडियो होना चाहिए जो इन एक्टर्स को अकोमोडेट करे और इसकी अर्निंग से जो है वो इन एक्टर्स का जो है वो घर चले। और एक्टर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि एक्टर को जब तक काम मिलता रहता है ना, वो एक्टिव रहता है। जब उसको काम मिलना बंद हो जाता है उसकी डेथ तभी हो जाती है। उसके बाद जो सिचुएशन होती है वो उसके बाद होती है। और ये मेजॉरिटी जो हमें सुनने में आता है एक्टर्स के साथ, कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी होती है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा, क्योंकि आर्टिस्ट जब अपने पीक पे होते हैं ना, दे आर नॉट गुड प्लानर्स, वो दे आर नॉट गुड मैनेजर्स, वो अपने आप को उस तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं। और जिस टाइम पे वो पीक पे होते हैं वो समझते हैं कि दिस इज़ इट, हम आ गए, हम पीक पे हैं, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में अरूज और ज़वाल जो है वो आता रहता है। और वो जब आना शुरू होता है तो उनको पता नहीं चलता, जब अनलेस कि उनकी जितनी फंडिंग्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि यार इट्स टू लेट नाउ, हमें कुछ पहले से प्लानिंग करनी चाहिए थी। कुछ एक्टर्स इस मामले में अच्छे भी हैं जो प्लानिंग करके चलते हैं और वो अपने आप को ऑब्वियसली कि उन्हें आज भी हम देखते हैं तो वो एक रीज़नेबल लाइफ गुजार रहे होते हैं, ऑल्दो कि वो उतने फिल्थी रिच नहीं होते हैं, लेकिन एक रीज़नेबल लाइफ गुजार रहे हैं, आज भी गुजार रहे हैं। सही। सर, आपने बहुत सारा काम कमर्शियल्स में भी किया, बहुत सारे प्लेस भी किए, थिएटर भी किया, अभी आप माशाल्लाह से इंग्लैंड से वापस आ चुके हैं, पाकिस्तान सेटल हो गए। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर प्लान एक सिटकॉम पे काम कर रहा हूँ। ऐनक वाले जिनके कैरेक्टर थे चार्ली मामू, अच्छा, उनको मैं रिवाइव कर रहा हूँ एज ए कॉमेडी कैरेक्टर, और पूरी सीरीज़ एक कॉमेडी सीरीज़ होगी हमारी चार्ली मामू के नाम से। उस पर काफ़ी हद तक वर्किंग चली गई है, चल चुकी है। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ गुड प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर, अच्छे प्रोड्यूसर की तलाश में हूँ। वो जैसे ही मिलेगा और हम उस काम को जो है वो, उस प्रोजेक्ट को जो है वो ऑनर करेंगे। उसकी ऑलरेडी पॉपुलैरिटी काफ़ी बन चुकी है, वो काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है कि दे वांट टू सी चार्ली मामू अगेन। तो वो एक बड़ा देख रहे हैं उसको खुद विद हेल्प ऑफ माय फादर, तो वो उनके साथ मिलके लिख रहा हूँ। उसकी तकरीबन कोई 10-12 एपिसोड लिखी जा चुकी हैं। सही। हमजा साहब को भी हम उसमें देख रहे हैं इंशाल्लाह। हमजा भी उसका पार्ट है। और चार्ली मामू जिनका मैंने जिक्र किया, असद भंडारा साहब, जो कि ओरिजिनली चार्ली मामू जिन्होंने प्ले किया था ऐनक वाले जिम में,
तो ही इज़ प्लेइंग चार्ली मामू अगेन। सही। हमजा, क्या पैगाम देंगे आप अपने सभी फैंस को, देखने वालों को? देखें जी, पैगाम यही है कि जिस तरह पहले मोहब्बत करते आए हैं उससे ज़्यादा अब करें, ठीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम मोहब्बतें बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा यही है कि उर्दू पॉइंट का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, हमें इजहार राय करने का मौका दिया। शुक्रगुजार तो हम हैं जी, आपने इतनी ख़राब तबीयत में भी हमें वक्त दे दिया। ये अब आपकी मोहब्बत खींच लाई है ना मुझे, जनाब। तो इसमें शुक्रगुजारी नहीं बनती, बस यही है कि इसी तरह मोहब्बतें बरकरार रखें, तो अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और हमें भी। आमीन आमीन। अजलाल भाई, क्या पैगाम देंगे अपने सभी पुराने व्यूवर्स को, नए व्यूवर्स को, सभी देखने वाले आने वाले व्यूअर्स को मेरा जो है हमेशा से एक ही पैगाम होता है कि आप सेल्फ बिलीव रखें, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ योर कंट्री। आप हमारा मुल्क है तो हम हैं, ये नहीं है तो हम नहीं है। आपने बेसिकली अपने आप को प्रमोट करना है और अपने साथ साथ आपने अपने मुल्क को प्रमोट करना है और आपने अपने आप पे फ़ख्र करना है कि हम पाकिस्तानी हैं। कहीं पे भी जाते हैं आप, दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं, आपको अपने ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो हमें डीमोटिवेट और डिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने नेगेटिविटी को साइड पे रखना है और आपने बिल्कुल पॉजिटिव रह के अपना जो है वो काम, जो मिशन, जो भी आपके एम्बिशंस हैं लाइफ में, उनको करना है, लेकिन अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना। मेन चीज़ यही है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह लें 18 साल का यही रहा है कि घूम घुमा के बंदा आता वहीं पे ही है, तो अपनी रूट्स को आप ना छोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया अजाल भाई, बहुत शुक्रिया हमजा गयूर अख्तर साहब। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ ये दो स्टार्स मौजूद थे। वो ड्रामा आप भूल नहीं सकते, इंशाल्लाह उसका जो है एक और पार्ट आने वाला है, देखिएगा, इनको सपोर्ट कीजिएगा। और कहना आपसे ये है कि ये लोग बहुत नफीस होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, इनको सपोर्ट की हमारी ज़रूरत होती है और हमारी दुआओं की ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।